सुनो भाई, देखो हमारे पास देखो जितने है जो थ्योरी वाली है उसकी ना जो तुम्हें सारी क्लासेस है वही यूट्यूब पे मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहली बात भाई हमें एक बात पता होनी चाहिए। देखो हमने क्या बोला, चैप्टर का मेरे पास क्या अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, हमें अकाउंटिंग का मतलब तो पता है। अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब है। ठीक, तो अकाउंटिंग का मतलब पता है हमें। हम बात करते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सुनो, इक्वेशन का मेरे पास ना, अगर मैं नॉर्मल सी बातें बोलूँ, अगर मैथ्स में लेके जाए तो किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को जो हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ठीक है, या फिर किसी भी स्टेटमेंट को, सिचुएशन को अगर हम मैथ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अब भाई उसके कोई से भी टाइप हो सकते हैं। ठीक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास पॉलिनोमियल वगैरह जो भी हो सकते हैं आराम से। अब सुनो, तो भाई इक्वेशन का मेरे पास मतलब बस एक निकल के आता है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। हाँ भाई, ये वाली बातें मानते हो? अगर तुम्हारा ये वाला कभी भी डिसबैलेंस होता है तो मतलब हम क्या समझें भाई, इक्वेशन नहीं बनी। बात समझ आ रही है? अब सुनो, तो मैं क्या बोल रहा भाई, मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक, और किस चीज़ का भाई, असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म। क्या बोला मैंने, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म। ठीक है, लायबिलिटी के दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, एन अकाउंटिंग इक्वेशन, एन अकाउंटिंग equation is mathematical expression of assets and liabilities, assets and liabilities of a firm। हाँ भाई, ये बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या भाई है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मेरे पास क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ फर्म। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल से लिखने की बात करूं, हम क्या लिखते हैं भाई, याद है किसी को, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ऐसा होता है। सुनो भाई, जब हमारे पास ना एमसीक्यू आते हैं, बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं। देखो फॉर्मूला वैसे असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है भाई, मेरे पास क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी क्या है इसके अंदर, वो चीज़ देखो। तो मैं मैथ्स में मतलब कि इधर से उधर करना था ना, इज इक्वल टू के साइड साइड ले जाना। अब देखो इसको मैं कितने फॉर्म में लिख सकता हूँ, पहले मैंने असेट्स की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट अगर मैं इसको लायबिलिटी की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा भाई, असेट्स भाई मैं पहले लिख रहा हूँ कैपिटल में। ठीक है, पहले कैपिटल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, असेट्स में से मैं लिख रहा हूँ कैपिटल की फॉर्म में, तो लायबिलिटी माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल। तो मैं इस वाले को लिखूँ, इस वाले को, या फिर मैं एक और अगला लिख रहा हूँ। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर असेट्स में से मैं कैपिटल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास लायबिलिटीज आती है। बोलो भाई, हमें असेट्स का मतलब पता है, कैपिटल का मतलब पता है, और जो लायबिलिटीज का मतलब पता है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, या फिर बोल सकते हैं कि इसके इफेक्ट कितने होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें अगर ना नॉर्मल सी बात बोलूँ, देखो लोग पता क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग के हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मैंने क्या बोला, एस्पेक्ट दो होते हैं, लेकिन अगर इफेक्ट की बात कर दें वो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इफेक्ट की बात कर दें, पता है तुम किसी से पूछना कि पता है अकाउंटिंग के एस्पेक्ट कितने होते हैं, पहले बात तो उन्हें एस्पेक्ट का मतलब पता नहीं होता। ठीक, दूसरी बात अगर तुमसे उनसे पूछते हो कि अकाउंटिंग के इफेक्ट कितने हैं, ठीक है, तो वो भी पता नहीं क्या ही बोलेंगे। लेकिन तुम्हें नॉर्मल सी बात ध्यान रख के चलनी है, अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, और उसके बाद इफेक्ट की बात करते हैं, इसके बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। इसका हो सकता है सिर्फ एक इफेक्ट हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ, देखो मैंने बोला कि भाई मैंने किसी को पैसे उधार दिए। ठीक है, इसके दो इफेक्ट हैं, पहला मेरे पास से कैश कम हो गया, दूसरा मेरा डेटर बढ़ गया। बात में आ रही है? फिर डेटर बढ़ाना, मैंने किसी को पैसे दिए हैं। ठीक है, अब सुनो दूसरी बात, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, मैंने कोई सामान परचेज किया, मेरे को डिस्काउंट मिल गया 100 रुपये का। यहाँ पे तीन इफेक्ट हैं। ठीक है,
पहले मेरे पास सामान आया, कैश किया, ठीक है, और फिर क्या हुआ मेरे पास डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है, ये 3 फैक्ट हो गए। अगर फिर जाके मैं सुनो, अगर मैं अगली बात कर दूं, मैंने बोला कि भाई मैंने एक जगह से सामान खरीदा, मैंने हाफ पेमेंट कैश में करी, ठीक है, और हाफ मैंने क्या करा क्रेडिट में, हाफ पेमेंट मैंने कैश में कर दी, हाफ मैंने उधार पे किया है, ठीक, और मेरे को डिस्काउंट भी मिला है यहाँ पे, बस हमारी मुझे डिस्काउंट यहाँ पे मिला है, वो कैश डिस्काउंट है। तो अब मेरे पास कितने फैक्ट है, सबसे पहले देखो कैश चला गया, ठीक है, लायबिलिटी बढ़ गई, सामान आ गया, ठीक है, 3 फैक्ट बता दिए, चौथा डिस्काउंट, मैंने ये 4 देखो 4 फैक्ट वाले बता दिए। अब मैंने इसके पता और फैक्ट बढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि आधा मैंने कैश से पेमेंट करी है, आधी बैंक से करी है, आधी मैंने कर दी मान लो बिल से, आधी मैंने बिल से कर दी, ठीक है, और आधी मैंने कर दी उधार। देखो 4 फैक्ट तो ही हो गए। अब मैं डिस्काउंट का जोड़ दूंगा इसमें, पता लग रहा है फैक्ट कितने सारे सकते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन्स के भाई मोर देन 2 फैक्ट भी हो सकते हैं, ध्यान रख के चलना। अब सुनो भाई, अब मैं तुम्हें इसमें कुछ बातें बता रहा हूँ। इसमें मेरे पास है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है भाई। मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। सुनो, पहले मेरे पास है कि अगर मेरे पास हो सकता है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 मतलब कि 2 आइटम। पहला मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शंस 2 आइटम को इफेक्ट करेगा। ध्यान रखे चलना, मेरे पास ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसमें 2 साइड है, एक मेरे पास LHS था, दूसरा RHS, ठीक। तो कम से कम ये 2 अकाउंट इफेक्ट करेगा और मोर देन 2 अकाउंट भी इफेक्ट कर सकता है। ये बातें मैंने बता दी ना। सुनो, तो मैंने क्या बोला भाई, 2 अकाउंट, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है, मोर देन 2 अकाउंट, मोर देन 2 अकाउंट। या तो 2 अकाउंट को इफेक्ट करेगा या फिर 2 से ज़्यादा अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि इफेक्ट क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहला देखो भाई मेरे पास अच्छा, इन बातों को थोड़ा याद रख के चलना है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें वो सारी बातें बता रहा हूँ जब ट्रांजैक्शंस इफेक्ट करते हैं, मतलब कि 2 इफेक्ट लेके आते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो एक, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 आइटम, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 आइटम्स, ठीक है। हम वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस की बात करने वाले हैं जो हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा को इफेक्ट करता है। बात समझ आ रही है? हाँ भाई देखो, मेरे को ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग 2 आइटम है। हम वो सारी की सारी मतलब हम बातें करेंगे जिसमें ट्रांजैक्शंस के 2 इफेक्ट होंगे। देखो सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताया कि मान के चलो मैंने सामान खरीदा, क्या बोला मैंने, सामान खरीदा, और मैंने सामान खरीदा कैश में, ठीक है। तो सुनो हमें इसको नहीं देख के चलना, हम देखेंगे कि असेट्स या लायबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले बताओ, मैं देखा, पहले मैंने सोचूंगा अपने माइंड में कि अगर मैंने सामान खरीदा कैश में तो मैंने क्या देखा, एक असेट्स मेरा बढ़ गया, दूसरा असेट्स मेरा कम हो गया। देखो सामान आ गया, स्टॉक आ गया, और कैश कम हो गया। बात समझ आ गई। तो मैंने क्या बोला कि जब 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं ना, और दोनों क्या है, इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन असेट्स है, दोनों में असेट्स क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। अब सुनो, मैं दूसरा कह रहा हूँ कि भाई एक मेरा क्रेडिटर था, ठीक है, एक मेरा क्रेडिटर था, तो अब क्या हुआ, मैं उसको पेमेंट करूँगा। मैंने उसको पेमेंट नहीं करी, उसके बदले मैं उसको अपना सामान दे दिया, सामान ले जा, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसको कैश की पेमेंट कर दी। मैंने क्या बोला, देखो एक मेरा था क्रेडिटर, थोड़ा फोकस सुनो बस पहले। देखो एक क्रेडिटर था मेरा, तो क्रेडिटर को पेमेंट करता ना मैं, अगर क्रेडिटर को मैं पेमेंट करता तो भाई क्या होता, मैं उसको पेमेंट करता, मैं देखता अच्छा मेरे पास से कैश चला जाएगा, कैश चला गया, और क्या होगा, और जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। बस में आ गई। तो असेट्स कम हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है। देखो मैं तुम्हें पहला बताया, जब असेट्स दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, देखो मेरे पास लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, और असेट्स भी कम हो रहा है। बात ये वाली बात बता दी मैंने एक, चलो मैं लिखवाता, चलो ठीक है, इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। पहला मैं लिखवा रहा हूँ
कि इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। सुनो, मेरा असेट्स बढ़ना चाहिए और लायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। अगर मैं बैंक से लोन ले लूँ, बात समझ आ रही है? अगर बैंक से लोन ले लूँ तो क्या होगा बताओ? कैश बढ़ेगा या बैंक बढ़ेगा? असेट है ना, और मेरे पास लोन आ गया तो लोन लायबिलिटी। इसके और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? इस एग्जांपल सुनते रहो। मैंने क्या बोला? मैं अगला बोल रहा हूँ कि मैंने किसी से उधार पे सामान खरीदा, असेट्स बढ़ गया मेरे पे, मेरा जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गया, ठीक है? पता लग रहा नहीं? फिर मैं अगर और अगले पे जाऊँ, कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा इसका? इन दोनों के अलावा और कोई एग्जाम्पल सोच लो एक बार। नहीं, हमें ये देखना है इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी, दोनों बढ़ने चाहिए। असेट्स भी बढ़ना चाहिए और लायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। सोच लो एक बार, सोच लो थोड़ा ना रिलैक्स होकर सोचो कि हाँ भाई, मतलब आराम से सोच लोगे। फिर हाँ वही परचेज क्रेडिट मैंने बता दिया। इन दोनों के अलावा मैंने बोला है इंक्रीज इन असेट्स है इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंट्रोडक्शन मतलब कि बोलते हैं अगर इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल। सुनो, कैपिटल इंट्रोड्यूस करूंगा, कैश बढ़ेगा मेरे पे। कैश बढ़ने के बाद क्या हुआ? जो मेरी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ गई ना, वो कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, ठीक है? तो ये हो गया भाई। थोड़ा सा ना ऐसा कॉमन सेंस ला के चलो। बताओ, पहली बात है क्लियर है? इसके तो मैं जितना एग्जाम्पल लिख सकता हूँ लिख लेना, ठीक है? सुनो, दूसरी अगर मैं बात कर दूँ, सेकंड मेरे पास है कि डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट्स। मैंने बोला डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन असेट्स। मैंने बोला जो मेरे पास जो लायबिलिटी है वो मेरे पास डिक्रीज होनी चाहिए और साथ में जो असेट्स है वो भी डिक्रीज हो जाए। मैंने बैंक से लोन लिया था, लायबिलिटी है वो, ठीक है? मैंने उसकी पेमेंट कर दी, पेमेंट करी, कैश कम हो गया, लायबिलिटी भी कम हो गई। बात में आ रही है? क्या बोला मैंने कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया था, मेरे पास लायबिलिटी थी, मैंने क्या किया भाई? कैश पेमेंट कर दी, कैश कम हो गया मेरे पास, और दूसरा क्या हुआ? लायबिलिटी कम हो गई। समझ रहे हो ना सब चीज़ें? फिर सुनो, अब मैं अगर इसका और एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं बताओ? रेंट तो कैपिटल में से भी कम होगा। सुनो मेरी बात सुनो। वैसे पता हो सकता है, लेकिन हम अभी ना असेट्स और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। वहाँ पे लायबिलिटी कम नहीं हो रही है। अगर बोलता आउटस्टैंडिंग रेंट है, पिछले महीने पिछले साल का रेंट है, मैं कह लो आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग आता पिछला बकाया। जैसे मान के चलो कि मेरा एक साल का किराया जाता है 12,000 मान लो, ठीक? लेकिन मैंने पिछले साल 10,000 रुपये की पेमेंट करी थी। मैंने क्या बोला? मेरा जो किराया जाता है 12,000 का जाता है, सुन जाओ, 12,000 का मेरा रेंट जाता है, लेकिन मैंने पिछले साल सिर्फ 10,000 रुपये की पेमेंट करी थी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का आ गया मेरे पास? 2,000 का मेरे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है? अब मैं देखो, ये मेरे पास था मान लो 2016, अब 2017 में मेरे पास क्या है भाई? रेंट देखो 12,000 तो पहले से था और 2,000 आउटस्टैंडिंग आ गया, तो मेरे पास कितना है? लायबिलिटी कितने की है? 2,000 की, ठीक है? अगर मैं इस लायबिलिटी की पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इस लायबिलिटी की पेमेंट करता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा? हाँ, बात समझ आ रही है? अगर हम रेंट की बात करते हैं वो खर्चा होता है वो, ठीक है? इन बातों को ध्यान रखे चलो। हाँ भाई, अगली बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे पास है इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। भाई तो बता देंगे इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। देखो, एक तो ये हो सकता है प्रॉफिट, दूसरा मेरे पास एक तरीका और है इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल। अगर उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? अगर उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो हम क्या बोलेंगे भाई? मेरे पास आ जाएगा कि ठीक है कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने, मैंने देखा कैश बढ़ गया, कैश बढ़ा मेरे पास, और फिर साथ में कैपिटल भी बढ़ गई। बात समझ आ रही है? सुनो, तो क्या बोल रहा हूँ भाई मैं अगला? मैंने बोला यहाँ पे कि इंक्रीज इन असेट्स है, वो यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है? इंक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन कैपिटल। बोलो भाई, इनमें दिक्कत है किसी को? लिख लोगे ना इंक्रीज इंक्रीज? अब सुनो, हम अगली बात करते हैं
कि डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन असेट्स। हाँ भाई देखो, लॉस बोल सकते हैं, लेकिन ये मेरी बात सुनो, हमारे पास अगला क्या होता है, ड्राइंग। ड्राइंग है, कैश कम हो जाएगा, ऑनर की कैपिटल भी कम होता है। लेकिन एक बात सुनो, कैपिटल एक्चुअल में कम नहीं होती। होता क्या है, इन बातों को थोड़ा सा फोकस करके सुनो। देखो तुमसे मैंने क्या कहा था, वो कंपनी से पैसा उधार ले रहा, अपनी कैपिटल नहीं निकाला। एक बार ध्यान रखे चलना। सुनो भाई, यहाँ पे जो तुम्हारे अभी का पार्ट नहीं है, ये तुम्हारे 12th क्लास का पार्ट है। ड्राइंग तुम्हारी दो तरीके से होती है, एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, दूसरा मेरे पास है अगेंस्ट कैपिटल। सुनो, अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ड्राइंग, और जो अगेंस्ट कैपिटल है इसका मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम अपनी कैपिटल को कम कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने अपनी कंपनी में अपनी कैपिटल लगाई थी 12 लाख, मैं 2 लाख रुपए निकाल लिए, कितने बचे, 10 लाख, ठीक है। लेकिन ड्राइंग की बात करता हूँ, ड्राइंग मेरे पास क्या है, अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। हम पूरी 11th के अंदर इस एजम्पशन को मान के चलेंगे कि मेरे पास जब भी ड्राइंग करें, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करें, ठीक है। अपनी मैम के सामने बोल रहा है, मैम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, वो खींच का थप्पड़ मार देगी, ठीक है। सुनो, बात में आ रही है, ये आगे का पार्ट है, तुम्हें अभी सीखते हुए चलना है। जैसे होता है ना कि 8th क्लास में 9th से शुरू कर देते हैं, ठीक, और 9th में 10th का, 10th में 11th का, तो ऐसे 11th में 12th का धीरे धीरे सीखना चाहिए, ठीक है। बोलो भाई, तो मैं अगला क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन असेट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इन केस अगर मेरे पास जैसे मान लो ड्राइंग करते हैं, हम क्या बोले, हम अगर ड्राइंग करें तो उसको माने हाँ मेरे पास यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, हम इसको मान के चलेंगे। भाई देखो, तुमसे मैंने क्या कहा था कि अकाउंटिंग के अंदर गलतियाँ होती हैं, मानते हो। देखो मैं तो बस गलती को दिखा, भाई थोड़ा नेगेटिव मत हो ना कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया, भले अगर समझ में आया तो इग्नोर मार देना, समझ में ना आया तो। देखो मैंने क्या बोला, क्या सुनो, ड्राइंग मेरे पास एक अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है, और जो कैपिटल है वो मेरे पास अलग है। अगर मैं ड्राइंग करता हूँ मेरी कैपिटल थोड़ी कम होगी। एक्चुअल में जब मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, देखो मैंने पैसा लगाया पहले, तो मेरा पैसा ना, अगर मैं 10 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट मेरे को 10 लाख पे मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या, सुन बात सुनो, कैपिटल मैं लगाया 10 लाख का, वो 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा, ठीक। अच्छा भाई एक बात ध्यान रखे चलना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये मैं 12th के बच्चों को समझाता हूँ या फिर जो ग्रेजुएशन के बच्चों को समझाता हूँ वो तुरंत हाँ बोल देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मेरे पास 10 लाख की है। अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ, मान लो 1 लाख की, मैं यहाँ पे 1 लाख की ड्राइंग कर रहा हूँ, तो भाई ये ड्राइंग मैंने कंपनी से पैसा उधार लिया है, बस मारिए, कंपनी से पैसा उधार लिया, कैपिटल को इफेक्ट नहीं करेगा, कैपिटल उतनी की उतनी है, ठीक। इन बातों को मान के चलो, मैं कह रहा हूँ समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ देखो, अगर फिर भी तुम मान जाओ कि हाँ ऐसी बातें होती हैं, तो भाई ये थोड़ी अच्छी बात। देखो कैपिटल है, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा ना, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा हूँ तो भाई मेरे कैपिटल कम क्यों करेगा, बात में आ रही है। इस कॉमन सेंस को लगाओ कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दूंगा इसको, तो भाई मेरी कैपिटल कम क्यों करेगा तू, ठीक है। मुझे तो उससे ब्याज चाहिए ना। तो दूसरा क्या हो सकता है, देखो अगर एक्चुअल लाइफ में अगर ऐसा होता कि हम पैसा निकाल रहे हैं और कैपिटल कम हो रही है, मैंने क्या बोला, अगर पैसा निकालते और कैपिटल कम हो रही है, तो हम इसमें देखते हैं कि भाई मेरा जो ब्याज मिलता है ना मेरे को हर बार, वो ब्याज कम हो जाएगा, ऐसे होगा। लेकिन ऐसा कर नहीं रहा, वो मेरे से अलग से चार्ज कर रहा है वो, तो मैं तो ये बोलूँ मैं तेरे से पैसा उधार लिए हैं, ठीक। एक्चुअल में होता नहीं, लेकिन फिर इस गलती को एक्सेप्ट करो तो भाई। हाँ ड्राइंग है, तो मैं देखो भाई मैंने क्या बोला, तो मैं हमेशा जो है ना भाई इन गलतियों को एक्सेप्ट करके चलना है। अकाउंट्स के अंदर गलतियां हैं, और ये तुम्हारी बुक बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत पुरानी बुक है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुए हैं, पता नहीं कब से चेंज नहीं, बस जीएसटी ऐड कर दिया है, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नया नहीं सिखाया जाता है। इन बातों को थोड़ा मानना शुरू करो। तुम थोड़ा हाई लेवल पर जाओगे ना, बोलो ये बात तो हमें सिखाई नहीं पहले, तुम सबको जर्नल एंट्री दोबारा बता जाएगी। किसी हाई लेवल पे आओगे ना, तुम्हें जर्नल एंट्री दोबारा सिखाई जाएगी, अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हें दोबारा सिखाई जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो मैंने यहाँ पे पहले असेट्स का नाम लिया था ना, असेट्स को और क्या बोलते हैं, हाँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है, पीपी बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है, ठीक। इन बातों को थोड़ा ना याद करके चलो, अलग लेवल पर जाओगे। हाँ भाई मैंने क्या बोलता अगला, चौथा डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन असेट्स।
तो डिक्रीज हो रहा है मेरे पास कैपिटल और डिक्रीज मेरे पास क्या हो रहा है, असेट्स है। ठीक है, फिर मेरे पास हाँ भाई अगली बात करता हूँ, इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर असेट्स। ठीक, दोनों के दोनों में देखो एक असेट्स बढ़ रहा है और दूसरा असेट्स मेरे पास कम हो रहा है। बात में आ रही है। मैंने बोला किसी को मैंने पैसे उधार दे दिए, ठीक है, अगर पैसे उधार दे दूंगा हमें क्या बात समझ चलनी है कि भाई डेटर बढ़ गया मेरा, समझ रहे हो ना। तो मैंने बोला देखो मेरे पास जो अगला है, एक असेट्स मेरे पास बढ़ रही है, दूसरी असेट्स मेरे पास कम हो रही है। मानते हो वाली बात है, ठीक है। मैंने अगर डेटर को पैसे का उधार दूंगा, ठीक है, तो भाई देखो डेटर बढ़ा और कैश कम हो गया, एक असेट्स बढ़ रही है, एक असेट्स कम हो रही है। लास्ट मेरे पास है भाई डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला कि डिक्रीज इन लायबिलिटी है, ठीक, और क्या इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, और एक लायबिलिटी बढ़ रही है। हाँ भाई, कोई इसका एग्जांपल देना चाहेगा? मैंने क्या बोला, एक लायबिलिटी बढ़ रही है, एक लायबिलिटी कम हो रही है। कोई भी देख लो अगर कुछ इसका एग्जांपल देना चाहते हो तो। सुनो मेरी बात समझाओ। मैं तुम्हें पेमेंट के कितने तरीके बताए हैं, पहला कैश, बैंक, ठीक है, और अगला क्या है, बिल। बिल बता था ना, बिल क्या होती है, मेरी लायबिलिटी होती है। अब मान लो मेरा एक क्रेडिटर था, ठीक है, मेरा था एक क्रेडिटर, उस क्रेडिटर को मैं पेमेंट देता, कैश देता ना, तो वो ना भाई कह रहा देख बात ऐसी है, मुझे तुरंत चाहिए। मैं उसको देख भाई बात ऐसी, मैं तेरे को बिल लिख के दे रहा हूँ, तू बैंक के पास जाके ले ले, ठीक। अब बैंक वाला बात मेरे से लगा लेने, बैंक वाला बात से 3 महीने बाद मेरे पास 3 महीने 3 दिन, देखो ये था मेरा क्रेडिटर। क्या बोला मैंने, ये था मेरे पास क्रेडिटर, ठीक है, और ये भाई मेरी कंपनी है। तो अब मान के चल लो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास क्या कैश है नहीं, लेकिन इसको भाई साहब पेमेंट चाहिए। मैंने इसको दिया बिल, ठीक है, बिल दिया, ये लायबिलिटी कम हो गई, एक नई लायबिलिटी बन गई, किस नाम की, बिल्स पेबल बोलते हैं उसे, ठीक है। बात सुना कि क्या बोलते हैं इसे, बिल्स पेबल, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी है, इस पर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी बाद में। उस पर मैंने जो उसको बिल लिख के दिया ना, वो 3 महीने और प्लस 3 दिन का होगा, ठीक है। बात हमारे 3 मंथ एंड 3 डेज, जो 3 डेज होते हैं उसके किसके होते हैं, ग्रेस के, छूट मिलती है, ठीक है, होता है। अगर तेरे को अगर तू 3 महीने कुछ नहीं कर पाया तो 3 दिन में पैसे का जुगाड़ लगा ले, ठीक है, 3 दिन की छूट देते हैं वो सब। अब सुनो, 3 मंथ 3 डेज, तो यहाँ से इसको मैंने बिल दिया, ये लायबिलिटी कम हो गई, एक और लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय बिल। देखो मैंने बोला कंपनी है, ठीक है, हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, क्रेडिटर मान नहीं रहा, ठीक है, मैंने क्रेडिटर को बिल लिख के दे दिया, मेरे लिए बिल्स पेबल है, इसके लिए बिल्स रिसेबल, ठीक है, क्योंकि ये बंदा क्या करेगा, इससे पैसे लेगा, ये जाएगा बैंक के पास। कहाँ जाएगा ये, बैंक के पास। मान के चलो 10,000 रुपये थे, कितने थे, 10,000। तो भाई इसको जल्दी पेमेंट चाहिए, तो ये बैंक के पास गया, बैंक इसमें से 100 रुपये अपने चार्ज काट लेगा, ठीक है, इसको 9,900 रुपये दे देगा, जा मजे कर, कैश दे देगा इसको, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो ये मेरे पास होता है। मैंने क्या करा कि क्रेडिटर की पेमेंट करने के लिए बिल से पेमेंट कर दी, इसको किससे करी, मैंने बिल से पेमेंट कर दी। अगर कभी भी बिल से पेमेंट करेंगे, कॉमन सेंस लगा लो भाई, मैंने क्या बोला, मैं बिल से पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, बिल से पेमेंट कर दी, लेकिन मैं देखूंगा मेरी एक लायबिलिटी बढ़ गई और दूसरी कम हो गई, क्रेडिटर कम हो गया और बिल से बढ़ गया मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। पहले तो मैं ये सारी बात ध्यान रख के चलनी है। हम अगली बात करते हैं कि ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम, ठीक है। अगला क्या बोल रहा हूँ, ऐसी ट्रांजैक्शन जो मोर देन 2 आइटम को अफेक्ट कर रही है। मैं तुम्हें इसके बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। इधर का होगा सबका, ये वाला पॉइंट, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम नहीं हुआ, चलो इस साइड देख लो फिर। हाँ भाई, मैं तुम्हें अगला बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम।
ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। भाई मैं तुम्हें अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे, याद है? जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे, सबसे पहला मान के चलो मेरे पास एक 10,000 रुपये का सामान था, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। असेट्स बढ़ेगी, लायबिलिटी कम होगी, तो पता लगे ना कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होगा। सुनो मैं तुम्हें इसमें एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मैंने बोला एक मेरे पास 5,000 रुपये का सामान था, ठीक है। 5,000 का सामान था, मैंने उसको 7,000 में सेल कर दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट मेरे पास हुआ 2,000 का। भाई टोटल मेरे पास कैश आया 7,000, ठीक है। कैश कितने का आ गया? 7,000 का। तो मेरा एक असेट्स है, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। असेट्स मेरा 7,000 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा जो प्रॉफिट, ये मेरे पास लायबिलिटी का पार्ट है, ये मेरा ऐड होगा कैपिटल में। कैपिटल में मेरे पास क्या होगा भाई? प्लस हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, जो मेरी लायबिलिटी वो बढ़ गई, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। ये क्या मेरे पास स्टॉक था, मेरे पे स्टॉक कम हो गया भाई, ठीक है। ये मेरे पास असेट्स है, ठीक है, और असेट्स का मेरे पास है कम हो गया। ये बात समझ आ रही है? इसमें दिक्कत तो नहीं है। मैं तुम्हें मोर देन 2 फैक्ट बता दिए। अब देखो अगला मैं डिस्काउंट का बोल सकता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट एक टाइप का लॉस है, ठीक है। देखो जैसे प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल में ऐड कर रहे हैं ना, तो वैसे ही हम लॉस को कैपिटल में से माइनस करते हैं, ठीक है। मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। मैंने बोला मेरे पास एक 6,000 रुपये का सामान था, मैंने इसको 4,500 रुपये में सेल कर दिया, ठीक है। तो लॉस कितने का हो गया भाई? 1,500 का, ठीक है। 1,500 का मेरे पास लॉस हुआ है, ठीक। पहला मेरे पास स्टॉक कितने का कम हुआ? स्टॉक मेरे पास 6,000 से कम हो जाएगा, मतलब स्टॉक मेरे पास एक असेट्स है, असेट्स कम, ठीक है। ये मेरे पास देखो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज कम होगी, और इसका इफेक्ट क्या भाई? कैपिटल में से कम हो जाएगा। ये ध्यान रख के चलना, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं। हाँ क्यों, कैसी बात कर रहे हो? क्यों नहीं आएगा? ठीक है। तो मेरे पास 4500 रुपये कैश आएंगे ना, तो ये मेरे पास असेट्स है, असेट्स इंक्रीज हो गया। पता लग रहा है मोर देन 2 फैक्ट कैसे होते हैं? भाई तुम ऐसे ना खुद के अपने फैक्ट बना सकते हो, ठीक। कुछ भी कर देना जैसे आता है, ठीक है। बताओ इन बातों में दिक्कत तो नहीं है? भाई हम अब जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, मेरे पास है कि अगर मैं कभी बोल दूँ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अब ना हम इसमें देखो क्या करेंगे। मैं तुमसे कभी भी बोल दूँ कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, पहले मैं अब सारी की सारी ट्रांजेक्शन देखूंगा। मान लो एक ट्रांजेक्शन है, मैं उसको देखूंगा मेरे पास मॉनेटरी है या मॉनेटरी नहीं है। क्या देखूंगा मैं? मॉनेटरी है या नहीं है, ठीक है। भाई इसका एग्जाम्पल लिख लोगे ना तुम, बना के लिखना। क्या लिखेंगे कि मतलब कि मेरे पास है एक गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सेल फॉर 7,000, ठीक। इतना लिख दिया, तो इसके फिर जाके नीचे फैक्ट डाल देना उसका। अगला गुड्स कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड फॉर 4,500, तो इसका फैक्ट लिख देना नीचे, ठीक है। ये आराम से हो जाएगा। अब सुनो, हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे नॉर्मल सी अगर पहली बात बोल दूँ, हमें पहले पता लगाना है कि मेरे पास मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है या फिर नहीं है। बात में आ रही है? अगर पैसे से संबंधित ट्रांजैक्शंस हुई तो अच्छी बात है, वरना नहीं। तुम पता है मानोगे नहीं भाई, कभी कभार ना हमारे एग्जाम में क्वेश्चन लिखे आते हैं जो मॉनेटरी नहीं होते। क्वेश्चन से ऐसा है जो मॉनेटरी नहीं है। एक बार जब मैं अपने एग्जाम दे रहा था, थोड़ा कोई सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम था भाई, उसके अंदर ये मान के चल लो उसने दी जर्नल एंट्री पास करो, कोई सी भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नहीं थी, कोई सी भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नहीं थी, और 6 मार्क्स का था वो, ठीक है। बच्चों को 6 मार्क्स बहुत प्यार होता है, ठीक है। उस सबने एंट्री पास कर दी, ठीक। मैंने लिखा था नो एंट्री, नो एंट्री। जो मेरा टीचर पढ़ाता थोड़ा अच्छा पढ़ाता है मेरे को भी, तो नो एंट्री, नो एंट्री सब मैं लेके आ गया। मैंने सर को दिखाया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं सर मैं तो ऐसा करके आया हूँ, कह रहा तेरा सही है। देखो ये चीज़ है। तो हमें भाई पहला प्रोसेस क्या है मेरे पास, हमें एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मेरे पास जो भी अलग अलग टाइप की, ठीक है। पहले वाली बातें पता लगी सबको? सुनो, हाँ भाई, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सुनो, पहले मैंने क्या बोला
कि मेरे पास हम पहले क्लासीफाई करेंगे। भाई बस प्रोसेस बस सुन लो, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसको सुन लो या फिर लिखवा दूँ। देखो वैसे पता है एग्जाम में ज़्यादातर आते वैसे है नहीं, फिर भी समझ जाओ मेरे पास है क्या। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन जो मेरे पास है ना, इसका पहला प्रोसेस है, हम भाई क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरी में, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। ठीक है, इन 3 कैटेगरी में हम इसको एनालाइज करेंगे। मेरे पास जो दूसरा है भाई, हम डिसाइड करते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हम पहले अपने देखो, हम कभी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले हमारा जो माइंड है ना वो काम करना चाहिए। बात समझ आ रही है? सबसे पहले हमारा माइंड काम करना चाहिए। अब सुनो भाई, देखो फिर लास्ट मेरे पास वही है, जो भी मेरे पास इफेक्ट है उसको रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी इफेक्ट है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब सुनो, हमारे पास जो अगली बात आती है भाई, एक बात ध्यान रख के चलना, हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं ना अकाउंटिंग के, तो क्वेश्चन देखते ही ना हमें उसका इफेक्ट याद आना चाहिए तुरंत ही। क्वेश्चन देखा, इफेक्ट हमारे सामने होना चाहिए। अगर तुम उसका इफेक्ट पता नहीं लगा पा रहे हो, समझ लेना तुम्हारे कंसेप्ट बहुत ही हिले हुए हैं। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ फॉर्मेट क्या है मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का। लेकिन उससे पहले एक बात और भाई, तुम सबके पास जो नोटबुक ऐसी है, ऐसी नोटबुक है ना, तुम्हारे एग्जाम में सीट आती है ऐसी होती है, पता सबको? ठीक, मैं जो टेस्ट लेता हूँ उसकी भी सेम सीट होती है। ठीक, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन तुम इस फॉर्मेट में करोगे। अपनी कॉपी को ऐसे रोटेट करना है, फिर उसमें करना शुरू करना है। बात समझ आ रही है? सुनो, तो भाई वही हेडिंग डाल लो, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सुनो भाई, अगर देखो मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जो भी है फॉर्मेट क्या है। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बहुत ही आसान सा भाई। सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना, तुम्हें फॉर्मेट की रिस्पेक्ट करनी है। हमारी बात, फॉर्मेट की अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें मार्क्स मान लो तुम्हारे डिक्रीज होते जाएंगे। और अगर तुमने 11th क्लास के अंदर फॉर्मेटिंग नहीं सीखी, पूरी ज़िंदगी पछताओगे। ठीक है, ये वही बातें हैं कि अगर तुमने स्टार्टिंग में ढंग से खेलना नहीं शुरू किया, पूरे लास्ट तक पछताते रहोगे। तो भाई अभी से तुम्हें फॉर्मेट सारे के सारे तुम मान लो डिट्टो बनाने हैं। ठीक है, तो सिर्फ पहले फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर जाके मैं तुम्हें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट बता दूंगा कि क्या क्या होते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, उसको ट्राई करना होते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं करवाऊंगा। ठीक है, वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कर लोगे। सुनो भाई, मेरे पास जो फॉर्मेट है, यहाँ तुम्हारे पास है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको तुम्हें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, बहुत ही छोटे रूप में इसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो जो ट्रांजैक्शन लिख दिया यहाँ पे, फिर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें पहली लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, पहली लाइन तुम्हें इसलिए छोड़नी है ताकि जो जो पर्टिकुलर आ जाए तुम उसको यहाँ पे लिख पाओ। बात तुम्हारी है, तुम्हारे पास जो जो पर्टिकुलर आएंगे तुम आराम से लिख पाओ, इसलिए इस लाइन को छोड़नी है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कैश बढ़ गया, ठीक है, तो कैश लिखोगे। स्टॉक, तो तुम्हें करना भाई, देखो तुम्हें इस इक्वल टू के साइन को पार्टीशन के रूप में ले लेना है। पहला मान के चल लो, पहली ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगी। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ इंट्रोड्यूस कैपिटल। अब तुम्हें अमाउंट नहीं लिखना है यहाँ पे कि तुम अमाउंट लिखना, पता बच्चा क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन उतार जा रहे हैं यहाँ पे पूरी। ठीक है, सिर्फ भाई हमें लिखना है इंट्रोड्यूस कैपिटल। ठीक, अब सुनो मैंने क्या बोला, अगर मैंने कैश में किया तो पहले लिखूंगा यहाँ पे कैश। ठीक, और भाई कैपिटल तो हमें पता है बढ़ेगी, तो कैश मान के चलो मेरे पास 1 लाख का है। ठीक है, लायबिलिटी कितने की है भाई, लायबिलिटी 0 है और कैपिटल 1 लाख। ठीक है, ये हो गया पहला। अब मान के चलो मैं तुमसे बोल रहा हूँ परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स बोला मैंने, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, कैश कम हो जाएगा और गुड्स बढ़ जाएगा। गुड्स को क्या लिखेंगे, स्टॉक। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर देंगे स्टॉक के नाम का। मैं दूसरी ट्रांजैक्शन यहाँ से लिखना शुरू करूँगा, परचेज गुड्स।
एक मेरे पास ना पिछला नया बच्चा आया था, तो उसने क्या था, मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, उसने पता यहाँ का गैप इतना तगड़ा रखा था ना, मैं तुम्हें ये किया कह रहा भैया साइड में देखो, उसने पूरी की पूरी ट्रांसलेशन छाप रखी है, 6 लाइन की ट्रांसलेशन लिखा जा रहा है। ये नहीं करना, सिर्फ तुम्हें हिंट दें। देखो जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएगा ना वो पढ़ेगा समझ आएगा। इंट्रोड्यूस कैपिटल, अच्छा कैश बढ़ा है तो कैपिटल बढ़ गए, वो समझ आया भाई कैश में है, वो पागल नहीं है कोई। जो चेक करेगा भाई कम से कम अकाउंट का बंदा होगा, ठीक है। अब सुनो, मैंने परचेज किया है गुड्स, ठीक, तो मान के चल लो मैंने 10,000 पे किया, ठीक है। तो पहले वाले में तो ब्रैकेट बनाना है और बाकी सब में माइनस लगाना है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस से, ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक कितने का, देखो यहाँ पे स्टॉक 0 था, यहाँ कितने का हुआ 10,000 का। लायबिलिटी पे फर्क 0, कैपिटल पे 0, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मैंने कर दिया, ठीक है। मेरे पास कितना 90,000 और यहाँ पे 10,000, यहाँ मेरे पास कितना है 0, यहाँ पे 1 लाख। बोलो अगर मैं अगली एंट्री करता हूँ ना, ठीक है, मान लो मैं कराऊंगी परचेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। मैंने बोला तीसरी एंट्री मेरे पास है परचेज फर्नीचर या फिर फर्नीचर परचेज, ठीक है। फर्नीचर परचेज लिख रहा हूँ, फर्नीचर परचेज, ठीक है। हाँ भाई, मैंने कहा कि फर्नीचर परचेज किया मैंने, तो अब मान के चल लो मैंने जो फर्नीचर परचेज किया ना वो क्या मैंने उधार पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखूंगा मेरे पास कैश में 0, स्टॉक 0, फर्नीचर आ गया, ठीक है। जो फर्नीचर आ गया यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ मान लो 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास लायबिलिटी है, यहाँ पहले मैं डाल दूंगा, मान लो क्रेडिटर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रेडिटर लिख दिया। अच्छा भाई एक बात और, अगर तुम इसको नहीं लिखते तो भी चलता है, ठीक, लेकिन कभी कभार ना वो अकाउंटिंग इक्वेशन में पूछते होता है क्या कि बताओ क्रेडिटर कितना है, ठीक, कभी कभार पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है बस, वरना कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें पे 2 से 3 कॉलम बनेंगे मुश्किल से मुश्किल, और उससे आगे बनते नहीं, वो सारे इसमें निपट जाते हैं। सुनो, तो क्रेडिटर मेरे पास तब 0 था, अब कितने आ गया 10,000 का, यहाँ पे 0, ठीक है। नहीं पता लग जाए ना भाई फर्नीचर खरीदा है तो क्रेडिटर बढ़ गया, इतना देख के चलना है, ठीक है। तो भाई फिर इसको क्लोज कर देंगे। देखो अगर किसी को भाई लिखना है लिख लो, वो बस तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम सबको अकाउंट्स का पता है, पेपर जो है ना होता ठीक ठाक है, बच्चों को टाइम मैनेजमेंट पता नहीं होती है, वो कुछ भी लिखे जा रहे होते हैं, कुछ भी। जैसे मान लो कि बात आती है जनरल एंट्री में नरेशन की, ठीक है। अब बच्चा अगर जो है एक नरेशन बहुत ही लंबी लिख रहा है, ठीक, पता क्या होता है, जैसे मान लो हमने गुड्स परचेज किया तो उसकी नरेशन आते हैं बीइंग द गुड्स परचेज, बस इतना लिखना होता है। बच्चे लिखते हैं बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम एंड राम लिमिटेड वर्थ ₹20,000 ऐसे, ठीक। अब भाई वो ये सारी बात लिख रहे हैं, अगर इतना लिखेंगे फिर तो हो गया। सिर्फ हमें क्या समझाना है कि भाई हमने गुड्स परचेज किया है, इतना पता होना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। तो भाई ये कितना मेरे पास 90,000, ठीक है। उसके पास क्या भाई गला 10,000, तो क्या 10,000, यहाँ भी 10,000 है, यहाँ पे 1 लाख। बताओ ये बात समझ आ रही है भाई। ऐसे तुम्हारे पास जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें फॉर्मेट बता दिया, अब मैं तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन का आधा क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा, बताता हूँ क्यों। अगर मैं क्वेश्चन कराने बैठ गया तुम क्या करोगे फिर, मैं तुम्हें बताऊंगा नए नए कंसेप्ट। बच्चों अगर ऐसा आ गया तो ऐसा करना है, ऐसा आ गया तो ऐसा करना है, ठीक है। देखो भाई पता बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि अगर तुम बच्चों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराओगे तो बच्चों को आएगा क्या। अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा तो बच्चे क्या करेंगे, प्रैक्टिस किसके लिए, टीचर के लिए, बच्चों के लिए। ये तो होता है प्रैक्टिकल, उसमें लिखा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, भाई प्रैक्टिस करने वाले के लिए वो, ठीक है। तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा और दूसरी बात डाउट, इन्हीं बात पे पूरी अकाउंटिंग चलती है। इसके आगे के भाई तुम्हें करके क्या लेना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें हाँ भाई इलिस्ट्रेशन नंबर तुम्हें जो सिर्फ ट्राई मानना है, पहला दूसरा, ठीक है। सिर्फ पहला और दूसरा करके लेके आना है, और चौथा इलिस्ट्रेशन पहला दूसरा और चौथा सिर्फ इससे कर लेना, बाकी हो जाएगा। पेज नंबर 5 पॉइंट कुछ पे है, 5.6, पेज नंबर 5.6 देखा, मैं इसको देख लें, ठीक है। मैं इसमें पहला पढ़ रहा हूँ, सचिन स्टार्टेड बिजनेस है।
सचिन स्टार्टेड बिजनेस, दिख गया? देख ले, मैं इसकी बुक है, वरना आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत और कुछ नहीं है। बस तुम देख लो इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट देखो, मिल गया सचिन वाला? ठीक है, वैसे करके लेके आना घर से इन दो को। हाँ, ये 3 दिए मैंने, इन तीनों करना है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आ जाओ। जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उस पे आओ एक बार। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और भाई 8वां, सिर्फ यहाँ तक करके लेके आना। ठीक, 8 क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं, जितने डाउट निकलते हैं सारे पूछना शुरू करो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।